हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दी थी, रेग्रेशन हमने ख़त्म कर लिया, प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर ली। अब आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दोनों जो टॉपिक हैं हमारे, तो एक एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज के में सैम्पलिंग ही कवर हो पाएगा, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ये जो दोनों टॉपिक हैं इनमें से क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थ्योरी भरी हुई है पूरी, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी और आप क्या है उसे रट लेना अच्छे तरीके से, जिससे क्या है कि 2-2 नंबर के या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जो आसान तरीके से लिख पाओगे। और बाकी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि सैम्पलिंग वगैरह क्या होती है। तो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि शादियाँ वगैरह का टाइम है, तो शादियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन हम अपना काम नहीं रोक सकते। हमें तो जो पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा हो तो आप उसे इग्नोर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग को आज हम कवर करेंगे, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो सैम्पलिंग क्या होती है? अब सैम्पलिंग को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक बोरी है गेहूं की, ठीक है, तो एक बोरी गेहूं या फिर 100 बोरियां हैं गेहूं की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 100 बोरियां हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, गेहूं का साइज कितना है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 100 की 100 बोरियों में जा जाके एक एक करके खोल के चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, रैंडमली 5 से 6 ऐसी बोरियां होंगी, उसमें से हम कुछ सैंपल निकालेंगे, कुछ गेहूं का हम हिस्सा निकालेंगे, उनको हम चेक करेंगे। इससे हमें क्या है, एक ओवरऑल जो क्वालिटी है गेहूं की वो हमें पता चल जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, इसी को सैम्पलिंग बोलते हैं। कि अगर हमें कोई रिसर्च करनी है या कोई सर्वे करना है, तो हम क्या, एक बड़ी जो पॉपुलेशन होती है उसमें से हम क्या है कुछ ग्रुप से या फिर हम पॉपुलेशन का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो इसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसमें कुछ हमारे ऐसे टर्म है जो आपको ध्यान रखने हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल डिजाइन क्या होती है, सैंपल फ्रेम क्या होता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग को समझेंगे। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस इन विच द फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन रैंडमली फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। अगर कोई रिसर्च करनी है किसी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक, कोई पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पता लगाना है या फिर कोई हमें सर्वे करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक जो बड़ी पॉपुलेशन होती है ना, तो हम ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन से जा जाके एक एक करके पूछेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों पे, ठीक है, कि 10-12 लोगों पे कर लिया, फिर हमने एक और ग्रुप ले लिया, उसमें भी 15-20 लोग थे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रैंडमली जो ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम जो है सैम्पलिंग बोलते हैं। यही हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस होती है। और इसमें एक और पॉइंट है, ए टेक्निक विच इज फंडामेंटल फॉर बिहेवियर रिसर्च इज नॉन एज सैम्पलिंग एंड विदाउट यूजिंग इट रिसर्च वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या एक फंडामेंटल टेक्निक होती है, ठीक है, जो सैम्पलिंग होती है ना, एक फंडामेंटल टेक्निक होती है जो क्या है रिसर्च वगैरह में यूज की जाती है, ठीक है, जिसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। और बिना सैम्पलिंग के, ठीक है, अगर हम बिना सैम्पलिंग के, अगर हम क्या है सैम्पलिंग नहीं करते हैं, इस तरह की जो टेक्निक हम उसका यूज नहीं करते हैं, तो जो रिसर्च वर्क होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन पे अगर कोई हमें रिसर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर हम उस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे तो क्या एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हम जो रिसर्च वर्क को नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल एंड इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड अदर फैक्टर्स दैट आर इंडिस्पेंसेबल एंड ऑपरेटिव इन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, जैसे हमें कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो ये रिसर्च करनी है किसी एक बड़ी पॉपुलेशन पे, ठीक है, जैसे कम से कम 1,00,000, 2,00,000 लोग हैं, 3,00,000 लोग हैं, तो एक बड़ी पॉपुलेशन पे अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो पैसा लगता है, टाइम लगता है, और जो अदर जो फैक्टर्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कितना पैसा लगेगा पूरी रिसर्च में, और क्या क्या फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग नहीं करते हैं, सैम्पलिंग जो टेक्निक है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर किसी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, तो ये क्या काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ होती है। ठीक है, 2, 4, 6 या 10 लाख लोगों के ऊपर अगर हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हम कैसे जो है एक एक करके एक एक जो पर्सन है उस पर जाके हम जो कोई रिसर्च का जो काम है, कोई सर्वे है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ लगती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो सैम्पलिंग जो टेक्निक होती है उसका यूज किया जाता है कि हम क्या है रैंडमली कुछ ग्रुप बना लेते हैं 10-10 लोगों के, 20-20 लोगों के, उनके ऊपर हम जो है वहाँ पे रिसर्च करते हैं। इससे हमें एक ओवरऑल हमें पूरा एक कंक्लूजन मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। एक और पॉइंट है इसमें, फॉर द सोल रीजन
ऑफ मेकिंग द रिसर्च फाइंडिंग इकोनॉमिकल एंड एक्यूरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। सोल रीजन यही है सैम्पलिंग का कि जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो हमारी एक तो इकोनॉमिकल रहे, यानी उनकी कॉस्ट वगैरह कम आए, थोड़ी सी कम टाइम लगे, और इसके अलावा उनकी जो एक्यूरेसी है तो वो भी हमारी काफ़ी अच्छी रहे, ठीक है, यानी एक्यूरेट रहे जो भी रिसर्च है हमारी। तो इस वजह से क्या है, जो सैम्पलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है नीचे, तो द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी यूजिंग मिनिमम ऑफ मनी, लेबर एंड टाइम, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है सैम्पलिंग का, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन को, यानी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए, यानी मैक्सिमम हमें रिजल्ट मिल पाए किसी पॉपुलेशन के, ठीक है, और उसमें कम से कम हमारा पैसा लगे, कम से कम उसमें लेबर लगे, ठीक है, और कम से कम उसमें टाइम लगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जो सैम्पलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये सारे रीजन रहते हैं उसके। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे सैम्पलिंग से रिलेटेड। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज सैम्पलिंग, तो आप जो है ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पल डिजाइन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको बस पढ़ने हैं और आपको दिमाग में रखने हैं कि ये होता क्या है। तो ए डेफिनेट प्लान टू ऑब्टेन अ सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम इज सैम्पल डिजाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, तो देखिए जो सैम्पल डिजाइन है ना, ये बिल्कुल सिंपल, आप इसे ऐसे समझ लो। सैम्पल डिजाइन का मतलब होता है कि जैसे हमें क्या, किसी पॉपुलेशन पर कोई रिसर्च करनी है, कोई सर्वे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के ऊपर हमें सर्वे करना है। अब 100 लोगों के ऊपर सर्वे करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके कुछ ग्रुप बना लेंगे, 10-10 लोगों के, 20-20 लोगों के ग्रुप बना लेंगे, ठीक। तो हम ये क्या कर रहे हैं, जो हम ये जो ग्रुप बना रहे हैं ना, जैसे 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, एक हमने 20 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, तो ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं छोटे छोटे, तो ये क्या है, हमारे सैम्पल डिजाइन है, ठीक है। तो जब भी आप किसी पॉपुलेशन पर कोई रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई सर्वे करते हैं, तो हम क्या है, जो डिजाइन बनाते हैं, यानी हमें कितने रैंडमली हमें कितने ग्रुप बनाने हैं, कोई सब ग्रुप हमें लेना है, क्या लेना है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक डिजाइन बनाते हैं कि किस तरीके से हमें जो है अपना जो रिसर्च है उसे जिसे आगे जो है बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो इसे हम सैम्पल डिजाइन बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल डेफिनेशन है। और इसमें एक और पॉइंट मैंने लिख दिया है, द मेथड और टेक्निक विच इज एडॉप्टेड बाय द रिसर्चर इन सिलेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन कॉल्ड सैम्पल डिजाइन, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, मैंने आपको बताई है कि कोई रिसर्चर है तो वो क्या करेगा कि छोटी छोटी जो यूनिट्स है सैम्पलिंग की, ठीक है, तो उनको वो क्या करेगा, एक पॉपुलेशन में से उन्हें सिलेक्ट करेगा यूनिट्स को, ठीक है, जिसे हम सैम्पल डिजाइन बोलते हैं, यानी सैम्पलिंग डिजाइन बोलते हैं। सिंपल चीज़ है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसमें से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि गुड सैम्पल डिजाइन क्या होती है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है कि द सैम्पल डिजाइन मस्ट रिजल्ट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, ठीक है। तो ये सैम्पल डिजाइन जो भी हम यूनिट्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से, तो वो क्या है, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होना चाहिए, ठीक है, जिस पे क्या हम अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाएँ और उसमें कोई किसी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सैम्पल डिजाइन होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है तो उसमें एरर या तो बहुत कम होने चाहिए या फिर बिल्कुल एरर नहीं होने चाहिए, ये चीज़ भी है। इसके अलावा सैम्पल डिजाइन मस्ट बी वायबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी, है ना। तो जो सैम्पल डिजाइन हम बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या कुछ कॉस्ट आएगी, ठीक है, उसकी रिसर्च में क्या कुछ कॉस्ट आएगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो सैम्पल डिजाइन है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि उसमें कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है, कोई भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो। एक और पॉइंट है, द सैम्पल डिजाइन मस्ट बी सो दैट सिस्टमेटिक बाइज कैन बी कंट्रोल इन अ बेटर वे। तो जो भी हम सैम्पल डिजाइन बना रहे हैं उसके ऊपर जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसे एक सिस्टमेटिक वे में हम उसे हैंडल कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ अच्छे तरीके से, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। एक और लास्ट पॉइंट है उसमें, सैम्पल शुड बी सच दैट द रिजल्ट ऑफ द सैम्पल स्टडी कैन बी अप्लाइड इन जनरल फॉर द यूनिवर्स विद अ रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सैम्पल वगैरह जो भी हम बना रहे हैं, सैम्पल वगैरह जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पल डिजाइन जो भी बना रहे हैं, तो वो क्या रीजनेबल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस वगैरह भी उसका क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं छोटे मोटे जो आपको ध्यान रखने हैं, 3-4 पॉइंट आप याद कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक तो क्यों ही पूछेगा वो, लेकिन मैंने क्या जस्ट लिख दिया है ताकि आप जो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक अच्छा टॉपिक है और इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो पॉपुलेशन है जैसे 2-2 नंबर में पूछ लिया जाती है डेफिनेशन के, व्हाट इज पॉपुलेशन, तो आपको जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है। तो देखो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे इंसान कितने हैं तो यही केवल पॉपुलेशन होती है, या फिर इस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, मेले में कितनी भीड़ है, कितनी पॉपुलेशन है। तो केवल हम इंसानों को ही पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, पॉपुलेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं जो क्या बहुत बड़ी संख्या में होती है। जैसे हम और किसी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या है, हमने चावल की बोरी ले ली, ठीक है। अब चावल की बोरी में तो बहुत सारे चावल होते हैं, तो उसे क्या हम पॉपुलेशन बोलेंगे। उसमें से हम एक सैंपल को निकाल लें, उसमें से हम कुछ चावलों के, एक मुट्ठी चावल को
हम निकाल लेते हैं तो उसे हम एक सैंपल बोलते हैं। अब वो जो हमने मुट्ठी चावल निकाले हैं तो उसमें कितने चावल्स हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो उसे हम सैंपल डिजाइन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो समझते हैं। तो पॉपुलेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, यूनिवर्स के नाम से। तो द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज द सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द स्टडी, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है। तो पॉपुलेशन का मतलब यही नहीं है केवल कि इंसानों की भीड़ कितनी है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं और इसका मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी, कि कोई हम रिसर्च कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकते हैं, कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई खेती हो सकती है, खेती से रिलेटेड, या फिर कोई फसल हो सकती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी एक बड़ी संख्या में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी हम जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स बोलेंगे। और अब ये जो यूनिवर्स होता है ना, तो यूनिवर्स या जो पॉपुलेशन होता है, तो ये भी हमारा दो टाइप का रहता है। एक रहता है हमारा फाइनाइट यूनिवर्स, एक रहता है इनफाइनाइट यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स को हम जो पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। आप यूनिवर्स से ये मत समझ लेना मिल्की वे गैलेक्सी ये सब मत समझ लेना, ब्रह्मांड मत समझ लेना। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कोई बड़े बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पॉपुलेशन या यूनिवर्स हो जाते हैं। बस ये आपको याद रखना है। फाइनाइट यूनिवर्स का मतलब होता है कि इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, यानी हम क्या उन्हें काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं वो, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, तो अगर एक क्लास में हम क्या है देखें कि 10 स्टूडेंट है, तो जो 10 स्टूडेंट है उनकी हाइट कितनी है, तो ये चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जो इनफाइनाइट यूनिवर्स होते हैं, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेंबर्स का क्या मतलब होता है, जैसे प्रेशर ऑफ वेरियस पॉइंट इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में क्या है अलग अलग पॉइंट पे क्या अलग अलग प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी काउंटेबल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें क्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एटमॉस्फेयर वाला एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें क्या हम काउंट नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, तो हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा, तो ये चीज़ क्या है काउंटेबल नहीं होती है। अब ये जो पॉपुलेशन होती है इसमें भी हमारे एक और दो टारगेट रहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। तो यूनिवर्स को आप जो है पॉपुलेशन बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स में क्या दो टाइप हो गए हमारे, फाइनाइट यूनिवर्स हो गया और एक हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स हो गया। ऐसे सेम पॉपुलेशन में भी हमारा एक टारगेट पॉपुलेशन हो गया, एक स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हो गया। तो दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। तो टारगेट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि द एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स बीइंग द फोकस ऑफ स्टडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोई भी एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तो हम यहाँ इंसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, इंसानों की भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कम से कम 100-200 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ यूनिट्स हो गया, यानी एक यूनिवर्सिटी एक यूनिट होगी। तो अगर 200-300 यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स हो गया, यानी एक इंसान हो गया तो एक यूनिट हो गई। वो हमने 100-150 लोग हो गए तो एक पूरा ग्रुप हो गया इंसानों का, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, बीइंग द फोकस ऑफ स्टडी, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। और द यूनिवर्स कंजिस्टिंग ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए, जैसे एक यानी जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, किसी एक काउंट्री के अंदर, ठीक है, एक कंट्री के जितने भी एक कंट्री के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई जियोग्राफिकल लोकेशन पे कितने पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, यानी कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, या फिर कोई स्पेशल डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं या इकोनॉमिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके अलावा कोई इकोनॉमिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या है एक एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, जिसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं, यानी एक टारगेटेड पॉपुलेशन है। टारगेटेड का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर कितने पर्सन्स रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या एक टारगेटेड मतलब तो ये क्या एक टारगेटेड पॉपुलेशन होगी कि एक कंट्री की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन हो गई, जैसे क्या है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो ये क्या टारगेटेड लोकेशन हो गई मध्य प्रदेश, है ना। ऐसे कोई जैसे कोई स्पेशल डोमेस्टिक किसी हम घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पड़ोस में कोई घर है, तो ये क्या टारगेट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये टारगेटेड पॉपुलेशन होगी कि उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। ऐसे कोई इकोनॉमिक ग्रुप हो गया, तो इसे हम बोलते हैं टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या है कोई पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसी टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये होती है हमारी टारगेट पॉपुलेशन। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने और लिख दिए हैं, जैसे किसी कंपनी का कस्टमर बेस कितना है, तो जो कंपनी है वो हमारी टारगेट होगी उसके अंदर के कस्टमर बेस, ठीक है, तो उसके ऊपर हम कोई रिसर्च या स्टडी कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, इसके अलावा द स्टूडेंट एट अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या टारगेटेड पॉपुलेशन होगी, जो क्या हमें पता है हम क्या उसे टारगेट कर रहे हैं।
ऐसी हमारी एक स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेज फ्रॉम द सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन होती है उसे हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे टारगेट कर ही नहीं रहे। तो वो जो पॉपुलेशन है हम क्या कर रहे हैं, उसमें से रैंडम जो है नंबर्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उसमें से रैंडम सैंपल्स को हम उठा रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, हम कोई सर्वे करना चाह रहे हैं। अब पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट है बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे कि जो रैंडम स्टेट है हम उनमें से कुछ हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या है हम सैम्पलिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी एक स्टेट हमने उठा लिया, उसमें से कम 100-150 लोगों का एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। फिर हमने दूसरे स्टेट में 100-150 लोगों का ग्रुप ले लिया। ऐसे करके हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम सैंपल्स को ऐसे उठाएंगे पॉपुलेशन में से, तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें, द सेट ऑफ ऑल द स्टार्स विद द मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी तो बहुत सारी हैं, ठीक है, करोड़ों गैलेक्सी हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने कुछ सेट ऑफ स्टार्स को देखा। मिल्की वे में क्या स्टार्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है उसमें स्टार बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट है वो। तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ सेट ऑफ स्टार्स को हम उसमें से उठा लेंगे, उनके ऊपर स्टडी कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं सैंपल की। तो सैंपल को भी अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभार के, व्हाट इज सैंपल, ठीक है। तो सैंपलिंग अलग चीज़ होगी, सैंपल अलग हो गया, सैंपल डिजाइन अलग हो गया, सैंपल फ्रेम अलग हो गया। तो ये बस वर्ड आपको याद रखने हैं, पॉपुलेशन और यूनिवर्स हमारा एक ही रहता है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। सैंपल का मतलब होता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज एग्जामिन्ड टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। अब जैसे ऐसे आप आसानी से ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पास क्या है, अ पोर्शन ऑफ राइस इज एग्जामिन्ड टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ द राइस इन द बैग, वेयर द पोर्शन ऑफ राइस एग्जामिन्ड इज द सैंपल एंड द बैग ऑफ राइस इज पॉपुलेशन। अब कितना आसान है, जैसे क्या है, हम चाहते हैं कि हमें चावल की क्वालिटी पता चल जाए। अब पूरा एक बोरी है 50-60 किलो की, ठीक है, या फिर 100 किलो की एक बोरी है, तो हम तो क्या करेंगे, उसमें से निकाल के एक एक करके हम चावल तो चेक नहीं करेंगे कि कैसी क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मुट्ठी चावल उसमें से निकाल लेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सैंपल। सिंपल सी चीज़ है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से जानते हैं कि सैंपल क्या होता है। तो अगर हमें बहुत सारी बोरियों में जो चावल भरे हुए उन सभी की क्वालिटी को पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 2-4 बोरियों में से एक एक मुट्ठी सैंपल निकाल लेंगे, उसे हम चेक करेंगे, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी सैंपल। ऐसे ही सेम हमें क्या है, किसी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, हमें क्या कोई स्टडी करनी है या फिर कुछ भी हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है। सैंपल लेने का मतलब है कि कम से कम एक ग्रुप ले लेंगे 100-150 लोगों का, रैंडमली हम कहीं से उठा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें उठाने के बाद उनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सैंपल, ठीक है। यानी एक बड़ी पॉपुलेशन में से छोटी पॉपुलेशन को हमने ले लिया किसी रिसर्च या स्टडी के लिए। चलिए आप समझते हैं सैंपल फ्रेम क्या होता है। देखो सैंपल फ्रेम भी हमारा बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या है, हमें स्टडी करनी है, हमें 100 लोगों का सर्वे करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 10 लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे। अब उनके ऊपर हम क्या है, एक स्टडी करेंगे। लेकिन वो जो 10 लोग होंगे ना जो एक ग्रुप के अंदर, तो हम उनमें से हर एक इंसान के बारे में हमें पूरी जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी जैसे 10 लोग लिए तो 10 लोगों को हम 10 यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सैंपल फ्रेम का मतलब ये है कि कोई भी हम जो सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो जैसे 10 लोग हैं तो हमारी 10 यूनिट होगी, एक मेंबर को हम 1 यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम सैंपल फ्रेम बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी द एक्चुअल सेट ऑफ यूनिट्स एंड ए लिस्ट कंटेनिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल इज ड्रॉन एट ए रैंडम इज कॉल्ड सैंपल फ्रेम, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पे अब जितने भी हमने सैंपल लिया है, ठीक है, तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, तो टोटल यानी सेट ऑफ यूनिट्स कितने हैं, ठीक है, या फिर जो लिस्ट है हमारी उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्टिंग वगैरह है या फिर जो यूनिट्स है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी को हम सैंपल फ्रेम बोलते हैं। सिंपल चीज़ है, जैसे क्या है, हमने रैंडमली जो है सिलेक्ट किया है किसी बड़ी पॉपुलेशन में से, तो उसी को हम सैंपल फ्रेम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ नेम्स ऑफ पीपल इन अ सर्टेन टाउन फॉर अ सर्वे यू आर गोइंग टू बी कंडक्टिंग ऑन फैमिली साइज। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई सर्वे करना है, जैसे हमें पता लगाना है कि फैमिली साइज कितना है, तो हम क्या करेंगे, हर घर में जाएंगे किसी में और वहाँ पे जो उनके नाम पूछेंगे, कितने मेंबर रह रहे हैं, तो हम उन सब का क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे उनकी, ठीक है। तो हमने क्या है, 4 लोग एक घर में, तो हमने 4 लोगों के नाम ले लिए, ठीक है, तो हमारी 4 यूनिट हो गई और एक लिस्ट बन गई हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे घर घर जाके हम सर्वे करेंगे, तो इसी को हम सैंपल फ्रेम बोलते हैं, जिसमें क्या है, हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जो हमने सैंपल लिया है या फिर हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके हम लिस्ट बनाते हैं, उसमें कितनी यूनिट्स हैं उन चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे गुड सैम्पलिंग फ्रेम शुड भी, ठीक है। तो अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम को हम किसे बोलते हैं, तो एक तो वो रिलीवेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी जो रिसर्च टॉपिक है तो वो क्या है, डायरेक्टली लिंक होना चाहिए रिलीवेंट थिंग्स से। जैसे कि हम कोई सर्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो टॉपिक होना चाहिए, रिसर्च का जो टॉपिक है, कि जैसे हम किस चीज़ के ऊपर सर्वे करना चाह रहे हैं,
कि एक घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, यानी पॉपुलेशन के बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक टाउन के अंदर हम क्या सर्वे करेंगे, हर घर में जाके हम पूछेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो हमारा क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम किस बारे में जो है रिसर्च करने वाले हैं या किस बारे में हम सर्वे करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम जैसे हम सर्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा छोड़ दिया, कोई मेंबर नहीं है तो हमने उसके बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमने काम करना है तो उसे हमें पूरा कंप्लीट करना है, यानी जितनी भी रिलेवेंट आइटम्स हैं तो उन्हें पूरे को हमने को कवर करना है। फिर हमारा प्रिसाइज होना चाहिए, इट शुड एक्सक्लूड ऑल द इररिलेवेंट आइटम्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमारी जानना ज़रूरी नहीं है, इररिलेवेंट रहती हैं, तो ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं उनको हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा अप टू डेट होनी चाहिए कि जो भी हम जो है रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो भी हम सर्वे कर रहे हैं तो वो क्या अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उन्हें क्या हमें हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो ये क्या है, गुड सैम्पलिंग फ्रेम की कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सैम्पल यूनिट्स, ठीक है। तो सैम्पल यूनिट्स क्या होती हैं, तो एवरी सैम्पल इज मेड अप ऑफ सेवरल मेंबर्स और कंपोनेंट्स, दीज मेंबर्स और कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। जैसे कि हमें 100 लोगों पे सर्वे करना है तो हमने क्या है 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया। तो उस जो 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें क्या है 10 मेंबर हैं, तो टोटल हमारी कितनी यूनिट होगी, 10 यूनिट होगी, या फिर हमारे 10 कंपोनेंट हो गए। तो यानी एक मेंबर को हम क्या है एक यूनिट या एक कंपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही होती है हमारी सैंपल यूनिट। अब हमने जो सैंपल लिया उस पर कितने मेंबर्स हैं तो उन सभी को हम क्या है यूनिट्स बोलेंगे। 10 लोग हैं तो 10 यूनिट हो गई या 10 कंपोनेंट हो गए, 20 लोग हैं तो 20 यूनिट या 20 कंपोनेंट्स हो गए, और इंसानों के या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी होगी बहुत सारी, या कॉलेजेस हो गए बहुत सारे जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट। एक और टॉपिक है इसमें एसेंस ऑफ सैम्पलिंग। तो एसेंस ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, एन एसेंस ऑफ सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द होल पॉपुलेशन फॉर मेकिंग द इन्फेरेंस अबाउट द होल, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंस ऑफ सैम्पलिंग का मतलब होता है यानी एक प्रोसेस होती है। एसेंस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है हम एक सैंपल को जो सिलेक्ट करते हैं, यानी एक पार्ट को, ठीक है, होल पॉपुलेशन में से। यहाँ पे जो होल है इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, यहाँ पे जो पार्ट है इसका मतलब होता है सैंपल, ठीक है। तो किसी एक बड़ी पॉपुलेशन में से हम एक छोटे पार्ट को या छोटे सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, उसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी उसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका। और क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि हम कोई कंक्लूजन जो है निकाल सकें, पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है कोई कंक्लूजन निकाल सकें। जैसे क्या है कोविड की जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोविड का। तो जैसे क्या है 100 लोगों को कोविड है, ठीक है, तो उसमें तो 100 लोगों को हमने वैक्सीन दी। तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन देने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रैंडमली उसमें से 10 लोगों का हम सैंपल लेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उन्हें हम चेक करेंगे कि उनके साइड इफेक्ट क्या है, कम हुए या ज़्यादा हुए, कि किसे क्या प्रॉब्लम हुई, किसी को साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है, या फिर कितने लोग सही हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटे हम कुछ सैंपल निकालते हैं, उनको हम चेकिंग करते हैं और फिर हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचते हैं कि वैक्सीन ने जो है काम कैसा किया, ठीक है, सही काम किया या नहीं किया। तो ये चीज़ होती है हमारी एसेंस ऑफ सैंपलिंग, जैसे हम प्रोसेस बोलते हैं, यानी ये हमारी एक प्रोसेस होती है। हम मेन मतलब तो आप समझ ही गए, बाकी थ्योरी आप थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना, क्योंकि 2-2 नंबर का ही पूछा जाएगा, ज़्यादा तो इसमें से आता नहीं है कुछ। अब नेक्स्ट हम लाइव सैंपल की बात कर लेते हैं। तो लाइव सैंपल क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप जैसे बड़ी कोई पॉपुलेशन है तो उसमें से हमने कोई बड़ा सैंपल ले लिया, ठीक है, जैसे 2 लाख लोगों के ऊपर कोई सर्वे करना है तो हमने क्या उसमें से लगभग 10-20 हज़ार लोगों का एक जो ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें से, या फिर 1000-2000 का कर लिया, इस तरीके से। तो ये हमारे लाइव सैंपल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे इसमें से क्या है कभी कभार जैसे कुछ इसमें इक्वेशंस वगैरह यूज की जाती हैं, लेकिन क्या है एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने केवल थियोरेटिकल चीज़ें लिखी हैं, इक्वेशंस वगैरह मैंने नहीं लिखी है। तो यहाँ बस आपको क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस सा याद रखना है, जैसे लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। तो दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस की तरह आप इसे याद कर लेना, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इस तरीके से पॉइंट बना के लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे जो लाइव सैंपल होता है इसमें क्या है सैंपल साइज हमारा क्या है 30 से ज़्यादा बड़ा रहता है, यानी ग्रेटर देन 30 रहता है। लेकिन जो स्मॉल सैंपल रहता है इसमें लेस देन 30 रहता है, 30 रहता है या लेस देन 30, ठीक है। सेकंड बात हम करें, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल कैन बी टेकन एज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो जो भी हमें वैल्यू मिलती है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, किसी सैंपल से, तो हम क्या करते हैं उसे तो हम उसे पॉपुलेशन पैरामीटर की तरह हम उसे एज एन पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, जो हमारा स्मॉल सैंपल रहता है तो द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल कैन नॉट बी टेकन एज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर रहता है तो एज एन एस्टिमेट हम उसे यूज नहीं करते हैं, जो वैल्यू हमें मिलती है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, किसी सैंपल से। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया।
और एक और इसमें पॉइंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज किया जाता है टेस्टिंग वगैरह में। और बाकी जो हमारा स्मॉल सैंपल रहता है इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे टी फ्रीक्वेंसी वगैरह और भी हमारे कुछ होते हैं, ठीक है, तो उनका यूज किया जाता है टेस्टिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इन्हें आप डिफरेंस की तरह याद कर लेना, ठीक है, तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। चलिए अब सैम्पलिंग के सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसके बाद फिर हमारा हाइपोथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग की हम बात करें कि सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली 2 टाइप की रहती है, ठीक है। एक रहती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक रहती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक रहती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है तो इट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन अलाउइंग यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेज अबाउट द होल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें क्या है रैंडम सिलेक्शन किए जाते हैं, और जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें क्या है नॉन रैंडम सिलेक्शन किए जाते हैं। और रैंडम सिलेक्शन जो प्रोबेबिलिटी में जो हम करते हैं ना, इसकी वजह से क्या है जो हमारे कंक्लूजन निकल के आते हैं किसी भी रिसर्च के, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमारे नॉन रैंडम सिलेक्शंस रहते हैं तो ये क्या अपने कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा मतलब यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हम जानबूझ के हम जो है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी पर्सन से किसी भी पर्सन के ऊपर हम रिसर्च करने लगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो पूरे एक प्रॉपर प्लान के साथ हम क्या करते हैं कि जो है सिलेक्शन करते हैं उसमें। जैसे क्या है कोई पॉपुलेशन है तो जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो उसे हम पूरे जान पहचान के हिसाब से हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है 10 लोग हमने जो सिलेक्ट किए हैं तो उसमें से हम क्या है जो 10 लोग उठाएंगे वो क्या ऐसे ही नहीं उठा लेंगे रैंडमली, हम क्या है पूरे उनके क्राइटेरिया के हिसाब से या फिर जो हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टडी के लिए हम उसके हिसाब से उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है तो यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से रैंडमली हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या है जो कंक्लूजन निकल के आता है तो क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी है तो इसमें क्या है कन्वीनियंट रहता है, ठीक है, और बाकी क्राइटेरिया जो हमें चाहिए रहते हैं किसी भी रिसर्च या स्टडी के लिए, तो इसलिए क्या है हम इस वाले मेथड को यूज करते हैं। और इससे क्या जो डेटा वगैरह है वो क्या ईजिली कलेक्ट हो जाता है हमारा। बाकी इनमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है जितने भी मेंबर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हर मेंबर के जो चांसेज रहते हैं कि वो क्या सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली ये क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो 4 टाइप की रहती है। तो सबसे पहली आती है हमारी सिंपल रैंडम सैंपल। तो जो सिंपल रैंडम सैंपल रहता है तो इन सिंपल रैंडम सैंपल एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि एक रैंडम प्रोसेस होती है तो हर किसी के जो चांस है सिलेक्ट होने के वो बराबर रहते हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। इसका जो सैम्पलिंग का जो फ्रेम रहता है तो इसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है इंक्लूड होती है। इसके अलावा अगर ये हमें सैम्पलिंग रैंडम सैंपल वाला अगर ये हमें कंडक्ट करना है इस तरह की सैंपल तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या है रैंडम नंबर जनरेटर्स या फिर जो अदर जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो क्या चांस के ऊपर बेस्ड रहती हैं तो उनका यूज हम करते हैं। जैसे क्या है 100 लोग हैं, अब क्या उसमें से हमें 10 लोगों को रैंडमली चुनना है तो हम क्या करेंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसका क्या एक डेटा बनाएंगे हम। फिर क्या है हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे रैंडम नंबर जनरेटर्स, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे उस पर क्लिक करते ही वो क्या है अलग अलग नंबर ऑफ अलग अलग जो नंबर्स को सिलेक्ट कर देता है रैंडमली, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, इस तरह के जो टूल्स रहते हैं उनका हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक सैंपल को चूज करने के लिए। बाकी इसे और समझ लेके नहीं है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया तो इसे रीड कर लेना आप, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सेकंड आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये जो सिस्टमेटिक रहता है ये भी हमारा क्या है सिमिलर रहता है जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है थोड़ा सा एक तो ईजियर रहता है, यानी इसे करना ज़्यादा आसान रहता है, और जो हमारा सिंपल रैंडम सैंपल वाला था तो वो थोड़ा सा ईजी नहीं रहता है ना। तो सिस्टमेटिक भी उसी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा ईजी रहता है। डिफरेंस दोनों में बस इतना सा है कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैंपल था तो उसमें तो क्या हम स्टैटिस्टिकल यानी कुछ टेक्निक्स का यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम जैसे कुछ टेक्निक्स होती है हमारी रैंडम नंबर जनरेटर्स वगैरह उनका यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कहते हैं जो भी इंडिविजुअल हमें चूज करने हैं तो रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से हम उन्हें चूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में इतना सा डिफरेंस रहता है, बाकी सेम ही रहते हैं दोनों, और ये थोड़ा सा आसान भी रहता है सिस्टमेटिक वाला। और बाकी इसमें क्या किया जाता है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर। तो इसमें क्या है जो पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होंगे तो उनको क्या हम पहले लिस्ट करेंगे, उन्हें एक नंबर देंगे। फिर हम क्या है यहाँ पे रैंडम जनरेटिंग नंबर्स का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें क्या है एक रेगुलर इंटरवल के बाद उन्हें 1 by 1 करके चूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की सैम्पलिंग होती है हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट इसमें आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन को हम छोटी छोटी पॉपुलेशन में यानी सब पॉपुलेशन में उसे डिवाइड कर लेते हैं,
ठीक है। अब जो हम डिवीजन करेंगे सब पॉपुलेशन का, वो क्या अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करेंगे। जैसे अगर इस सैम्पलिंग को हमें अगर यूज करना है इस मेथड को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसको हम छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जिसे हम स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्योंकि जो सब ग्रुप होते हैं उसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। सब ग्रुप मतलब एक बड़ा ग्रुप है, जैसे 1000 लोग हैं, तो हम क्या करें, उसे छोटे छोटे 10 ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, जैसे 100 का हमने एक बना दिया, 100 का हमने एक बना दिया, 100 का एक बना दिया, ऐसे टोटल हमने 10 बना दिए। 1000 मतलब लोगों की पॉपुलेशन के 100 के अपने 10 ग्रुप बना दिए। अब जो एक ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटा बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटा होता है या जो सब ग्रुप होते हैं, ये क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही हम उन्हें बनाते हैं। जैसे जो भी हम सब ग्रुप बनाएंगे तो या तो जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से बनाएंगे, या फिर एज की रेंज के हिसाब से बनाएंगे, यानी 30 से लेकर 35 साल तक की एज के जो लोग हैं उनका एक अलग सब ग्रुप बना देंगे। ठीक है, या फिर 50 से 55 साल के उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सब ग्रुप बना रहे हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के। ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ों के क्राइटेरिया के हिसाब से हम बना सकते हैं। जेंडर के हिसाब से बना सकते हैं कि फीमेल्स का हमने अलग बना दिया, मेल का हमने अलग बना दिया, बच्चों का अलग बना दिया। ठीक है, इसके अलावा इनकम ब्रैकेट के मतलब कमाई करने का, ठीक है, कि कौन कितनी ज़्यादा कमाई करता है, तो जैसे जिनकी मंथली सैलरी 30,000 है तो उनके अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, और ऐसी जॉब के रोल के हिसाब से, ठीक है, कि कोई IPS है तो उनके अलग ग्रुप बना दिए, कोई मतलब चपरासी है तो उसका अलग बना दिया, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फोर्थ वाला क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग रहता है तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड की तरह ही रहता है। इसमें भी हम क्या है, छोटे छोटे सब ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था उसमें क्या था कि जो भी हम सब ग्रुप बना रहे थे तो उसमें क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बना रहे थे, यानी जेंडर आइडेंटिटी का अलग कर रहे थे हम, एज रेंज का अलग कर रहे थे, इनकम ब्रैकेट का, जॉब रोल का, यानी अलग अलग हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग हम सब ग्रुप बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है क्लस्टर सैम्पलिंग में कि सब ग्रुप तो यहाँ भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है जितने भी हम सब ग्रुप बनाएंगे ना तो उन सब में क्या है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, या तो वो सारे जेंडर वाले ही होंगे, ठीक है, या फिर क्या है केवल एज के हिसाब से ही वो सारे के सारे बने होंगे, या फिर क्या है इनकम ब्रैकेट के ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, उसमें क्या है अदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी, बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगी सारे के सारे सब ग्रुप में। और इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम अलग अलग सैम्पलिंग के लिए इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सब ग्रुप होते हैं उनको ही हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, उसके क्या है 10 सिटीज़ में, यानी जितनी भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में उसके 10 जगह पे ऑफिस हैं। ठीक है, यानी एक क्या इंडिया में, एक अमेरिका में है ना, और एक है चाइना में, एक हमारा रसिया में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है 10 अलग अलग ऑफिस है कंपनी के, अलग अलग मतलब उनमें कंट्रीज में। ठीक है, जैसे क्या है ऑफिस है, अब वो अलग अलग कंट्रीज में, तो ऐसा तो नहीं कि हम 1 by 1 जाके हर कंट्री में जाके, इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है, तो हम जाके वहाँ से डेटा नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 मतलब ऑफिस को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे उसमें से, और उन रैंडम 3 सिलेक्टेड जो ऑफिस रहते हैं उन्हीं को हम क्या है क्लस्टर्स बोलते हैं। तो सिंपल चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अब तो। अब आता है हमारा सेकंड, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें भी हमारे 4 टाइप रहते हैं। ठीक है, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल रहता है तो इसमें इंडिविजुअल क्या है नॉन रैंडम तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है मतलब हर इंडिविजुअल के जो है सिलेक्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि दिक्कत ये रहती है कि हम क्या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से या फिर जो हम स्टडी या सर्वे करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम जो है सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो भी सैंपल रहता है। ठीक है, इसलिए यानी रैंडम होता है तब तो सबके बराबर चांस रहते हैं, है ना, किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर क्या रैंडमली नहीं है तब क्या है हम जो है क्राइटेरिया के हिसाब से चुनेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या है हर किसी के जो चांसेस है सिलेक्ट होने के वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा दिस टाइप ऑफ सैंपल इज ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस बट इट हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बाइस। ठीक है, तो ये जो तरीका रहता है सैम्पलिंग का, ठीक है, तो ये थोड़ा आसान तो रहता है, सस्ता भी रहता है, लेकिन इसमें क्या है सबसे ज़्यादा जो सैम्पलिंग जो अनफेयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अनफेयर भी होता है। अनफेयर होने का क्या मतलब है कि हमें कोई सर्वे करना है, हमें कोई स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम क्या है जो हमने क्राइटेरिया के हिसाब से जो लोग चुने हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हम करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि हमें कुछ अनफेयर रिजल्ट मिले। लेकिन अगर हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें अनफेयर देखने को कम मिलता और ज़्यादा एक्यूरेट हमें कंक्लूजन देखने को मिलता। और ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है तो ये क्या है एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज की जाती है सैंपल है। अब ये भी हमारी क्या 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला आता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वीनियंट। अब कोई रिसर्चर है, अब उसे रिक्वायरमेंट है कि
उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, जो क्या है उसका काम आसानी से कर दें। अब क्या है, उसे ऐसे 10 लोग मिल गए, ठीक है, तो ये क्या चीज़ हुई, अब क्या रिसर्चर जैसा चाहता था उसे वैसे लोग मिल गए, यानी उसे हम बोल रहे हैं कन्वीनियंस, ठीक है, कि रिसर्चर जैसा चाहता है उसे वैसे ही क्या है 10 लोग ला के दे दिए ताकि उसका काम आसान हो जाए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी तरह से कोई अगर बड़ी कोई पॉपुलेशन पर अगर कोई सर्वे करना है या कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो रिसर्चर क्या है अपने हिसाब से जो है चुन सकता है वहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके की जो सैम्पलिंग रहती है तो उसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ये क्या सबसे आसान तरीका रहता है अगर इनिशियल डेटा हमें जो है गैदर करना है, इकट्ठा करना है। और सेकंड इसमें आ जाता है हमारा वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग, ठीक है, तो कई नामों पे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, पैनल सैम्पलिंग भी होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग है ये भी हमारा क्या है सिंपल रहता है कन्वीनियंस सैंपल की तरह। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ए वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपल इज मेनली बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। ईज ऑफ एक्सेस का मतलब कि आसानी से हम एक्सेस कर पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या ये भी हमारा कन्वीनियंस सैंपल की तरह ही हो जाता है, क्योंकि ईजिली एक्सेस मिल रहा है मतलब कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है इसी तरह का एक एग्जाम्पल हो जाता है। और इसके अलावा इंस्टेड ऑफ रिसर्चर्स चूजिंग पार्टिसिपेंट्स एंड डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग देम पीपल वॉलंटियर देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रिसर्चर होता है तो वो अपने हिसाब से क्या है पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है ना, और पीपल जो वॉलंटियर रहते हैं तो वो भी क्या है अपने हिसाब से उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। एक और इसमें थर्ड आ जाता है हमारा पर्पजिव सैम्पलिंग। तो ये जो पर्पजिव सैम्पलिंग रहती है तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो नॉन एज जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है, इसे हम जजमेंट सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। और इट इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टाइज टू सिलेक्ट ए सैंपल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पज ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो पर्पज मतलब पर्पज का यहाँ पे जो पर्पज सैम्पलिंग है उसका मतलब ये है कि कोई रिसर्च है उसका कोई पर्पज होगा उस रिसर्च का, ठीक है। तो जो रिसर्चर होता है, ठीक है, तो वो क्या अपनी जो एक्सपर्ट वाली जो चॉइस रहती है यानी अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से तो वो क्या है सैंपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है, और इस तरह का सैंपल सिलेक्ट करता है जो क्या उस रिसर्च के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं पर्पज सैम्पलिंग, यानी जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या पर्पज है उसके हिसाब से क्या है जो रिसर्चर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्पजिव सैम्पलिंग, और जैसे हम जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। तो अगर रिसर्चर को पूरी डिटेल्ड और नॉलेज जो है गेन करनी है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक मतलब रिसर्च के बारे में, और जहाँ पे क्या है जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी छोटी है या स्पेसिफिक है, तो इस तरह का जो मेथड है जो सैम्पलिंग है वो वहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है, जो पर्पजिव सैम्पलिंग रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इसमें लास्ट आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि इफ़ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट बाई अदर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे क्या कोई ऐसी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसको क्या है जिसके बारे में हमें कोई अगर सर्वे करना है तो काफ़ी हार्ड रहता है कई बार, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं, जिसमें क्या हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करते हैं और फिर वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जो है रिक्रूट करते हैं, यानी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे रिसर्चर होगा तो सबसे पहले क्या है कुछ नंबर ऑफ पीपल से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, उन्हें क्या ऐड करेगा, ठीक है। अब वो जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिन्हें मतलब ऐड किया गया है उन्हें हम स्नोबॉल्स बोलेंगे। अब फिर वो जो स्नोबॉल्स होंगी या फिर जो नंबर ऑफ पीपल्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं तो वो क्या करेंगे अदर पीपल्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, उन्हें भी अपनी रिसर्च में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से होता है। अगर हम डाउन साइड की बात करें इस सैम्पलिंग टेक्निक की, तो यहाँ पर क्या रहता है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ही इसकी डाउन साइड होती है। तो अगर क्या जो लोगों को हमने सेलेक्ट किया है अगर वो सही रिप्रेजेंटेटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या और रिक्रूटमेंट कर लेंगे और लोगों को ऐड कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर उनकी रिप्रेजेंटेटिवनेस ही अगर सही नहीं हुई तो वो क्या है जो लोगों को जो रिक्रूट करेंगे तो हो सकता है वो सही नहीं हो, या फिर सैम्पलिंग के लिए वो सही नहीं हो, या फिर उनके ऊपर सही तरीके से रिसर्च नहीं की जा रही हो। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ही इसकी क्या है डाउन साइड होती है इस वाली टेक्निक की। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपके और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंसेज ऑफ द होमलेसनेस इन योर सिटी, ठीक है। तो हम क्या है जब शहर में रह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि वहाँ कितने लोग हैं जो कि होमलेस हैं, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो हम क्या करेंगे सिंस देयर इज अ नो लिस्ट ऑफ ऑल होमलेस पीपल इन द सिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इजंट पॉसिबल, ठीक है। और हम क्या ये चीज़ सर्वे करना चाह रहे हैं कि कितने लोगों के पास घर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे कोई पहले से लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी पहले कभी इस तरह का कोई सर्वे हुआ भी नहीं है तो कोई लिस्ट भी अवेलेबल नहीं होगी। इसके अलावा वहाँ पे क्या है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यू मीट वन पर्सन हु एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वहाँ से किसी एक ऐसे इंसान से हम मिलेंगे
जो क्या करेगा कि हमारी रिसर्च में जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी एक इंसान से हम मिलेंगे, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर सिटी में रहता है। अब मुझे क्या कोई रिसर्च कर कोई सर्वे करना है, ठीक है, कि मतलब मेरे शहर में कितने लोग हैं मतलब जिनके पास घर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि उस शहर में मतलब पहले कभी कोई सर्वे हुआ नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ लोकल में कोई एक ऐसा इंसान ढूंढूंगा जो क्या मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो अब जो लोकल में रहता है उसे तो पता रहता ही है कि कितने लोगों के पास घर नहीं है, कौन कौन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2-4 लोगों को तो जानता ही होगा वो ऐसा जिनके पास घर नहीं है, भले ही उसे पूरे शहर का ना पता हो। तो वो क्या करेगा, उन 2-4 लोगों से मुझे कांटेक्ट कराएगा, ठीक है। और फिर वो 2-4 लोग होंगे वो और भी होमलेस लोगों को जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो जो हमारी पूरी की पूरी चेन है वो बनती चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से 2, 4, 6 नंबर का जितना भी आएगा इतने में से ही आएगा, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ गए होगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।